हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज माइग्रेशन। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ की। प्रीवियस सेशन में हमने स्पीशीज़ के 3 टाइप्स को समझने की कोशिश करी थी। इसके भी पहले मैंने आपको समझाया था स्पीशीज़ का कंसेप्ट कि भाई स्पीशीज़ का कंसेप्ट क्या है, क्या होता है स्पीशीज़। तो बेसिकली ये एक ग्रुप होता है सेम काइंड के ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके फिजिकल फीचर्स कैसे हों, सिमिलर हो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब हम ब्रीडिंग कराते हैं तो इस ब्रीडिंग से एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग निकल करके आता है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब क्या कि एक ऐसा ऑफस्प्रिंग जो कि आगे जाकर के खुद की अपनी एक नई जनरेशन बना सके, प्रोड्यूस कर सके। तो स्पीशीज़ क्या है? एक ग्रुप होता है सेम काइंड के ऑर्गेनिजम्स का जिनके बीच में जब ब्रीडिंग हो तो इस ब्रीडिंग से एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग निकल करके आए। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हॉर्स है ना। तो हॉर्सेस की क्या होती है, अपनी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ होती है। अब मैंने लिया है एक मेल हॉर्स और एक है मेरे पास फीमेल हॉर्स, दोनों के बीच में ब्रीडिंग हुई। ब्रीडिंग से क्या हुआ, एक बेबी हॉर्स निकल करके आया। ये जो बेबी हॉर्स होगा ये आगे जाकर के खुद एडल्ट हॉर्स में ट्रांसफॉर्म होगा और ट्रांसफॉर्म होने के बाद में जो एडल्ट हॉर्स बनेगा, ये एडल्ट हॉर्स आगे जाकर के खुद की अपनी एक नई जनरेशन बना सकता है, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। सिमिलरली अब मैं बात करती हूँ एक दूसरी स्पीशीज़ की। हॉर्सेस की स्पीशीज़ अलग होती है। अब मैं बात करूँगी डोंकी की स्पीशीज़ की। अब इस स्पीशीज़ में मैंने लिए हैं 2 ऑर्गेनिजम्स, एक मेल डोंकी और एक फीमेल डोंकी। ठीक है, इनके बीच में जब ब्रीडिंग हुई तो इनकी ब्रीडिंग से क्या निकल करके आया, एक बेबी डोंकी निकल करके आया। ये बेबी डोंकी आगे जाकर के एक एडल्ट डोंकी में ट्रांसफॉर्म होगा और ये एडल्ट डोंकी आगे जाकर के खुद की अपनी एक नई जनरेशन बना सकता है। यानी कि बेबी हॉर्स और बेबी डोंकी ये दोनों क्या थे, ये दोनों हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कब निकल करके आए हैं, जब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में ब्रीडिंग हुई है। एक मेल और एक फीमेल हॉर्स दोनों ही एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनकी ब्रीडिंग से क्या हुआ है, एक फर्टाइल बेबी हॉर्स निकल करके आया है। एक मेल और एक फीमेल डोंकी दोनों ही सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनके बीच की ब्रीडिंग से क्या निकल करके आया है, एक फर्टाइल बेबी डोंकी निकल करके आया है। ठीक है, तो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब ब्रीडिंग होती है तो डेफिनेटली एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग निकल करके आता है। अब अगर हम इसका उल्टा करें, यानी कि अब हम लें 2 अलग अलग स्पीशीज, यानी कि अब मैं लेती हूँ एक हॉर्स और एक लेती हूँ मैं डोंकी। इस हॉर्स और डोंकी के बीच में जब मैंने ब्रीडिंग करवाई तो क्या निकल करके आया, म्यूल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खच्चर। ये जो खच्चर होगा, ये जो म्यूल होगा, जो ऑफस्प्रिंग निकल के आई है, ये ऑफस्प्रिंग कैसी होगी, इनफर्टाइल होगी। यानी कि बेबी हॉर्स और बेबी डोंकी तो आगे जाकर के अपनी जनरेशन बना रहे थे, लेकिन ये जो खच्चर है, ये जो म्यूल है, ये आगे जाकर के अपनी जनरेशन नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनफर्टाइल है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में ब्रीडिंग कराई तो उससे ऑफस्प्रिंग तो बना। ऐसा नहीं है कि ब्रीडिंग से कुछ म्यूल प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो कैसा हुआ, इनफर्टाइल हुआ। तो यहाँ पे हमने स्पीशीज़ का कंसेप्ट समझा था। फिर इसके बाद में हमने 3 टाइप की स्पीशीज़ को डिस्कस किया था। एक थी हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा था एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में। एंडेमिक स्पीशीज़ मतलब क्या कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि टिपिकली एक ही पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं, नेचुरली वहीं पाए जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर, या आप बोल सकते हो कि वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं, नेचुरली वहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को हम उस पर्टिकुलर एरिया के क्या बोल देते हैं, एंडेमिक स्पीशीज बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया है। ठीक है, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में हम बोलते हैं कि हमें साल ट्री देखने को मिलेगा, हमें वाइल्ड मैंगो ट्री देखने को मिलेगा। तो साल ट्री और वाइल्ड मैंगो ट्री क्या है, ये दोनों के दोनों एंडेमिक स्पीशीज हैं। कहाँ के एंडेमिक स्पीशीज हैं, तो बायोस्फीयर, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के एंडेमिक स्पीशीज हैं। यानी कि अगर आप साल ट्री और वाइल्ड मैंगो ट्री से जाकर के पूछोगे कि आप नेचुरली कहाँ पाए जाते हो, तो वो बोलेंगे कि भाई हम तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया में ही नेचुरली पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपको कहीं किसी और एरिया में दिखाई नहीं देंगे, दिखाई देंगे, लेकिन कैसे दिखाई देंगे, साल ट्री और वाइल्ड मैंगो ट्री को पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया से लेकर के हम गए हैं कहाँ, दूसरे एरिया में, इसीलिए दूसरे एरिया में वो दोनों पाए जा रहे हैं। नेचुरली तो वो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया को ही बिलोंग करते हैं। तो ऐसे
प्लांट्स और एनिमल्स जो कि टिपिकली एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को हम उस पर्टिकुलर एरिया के एंडेमिक स्पीशीज बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ तो हमने बात करी थी ट्रीज़ की, साल ट्री और वाइल्ड मैंगो ट्री की। मैंने आपको बताया था बाइसन के बारे में, है ना, मैंने आपको बताया था फ्लाइंग स्क्विरल के बारे में। तो फ्लाइंग स्क्विरल और बाइसन नेचुरली कहाँ को बिलोंग करते हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया को ही बिलोंग करते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के एंडेमिक एनिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये हुई बात किसकी, एंडेमिक स्पीशीज़ की। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की, यानी कि वो वाले हमारे स्पीशीज़ या वो वाले हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि कम्प्लीटली हमारे प्लैनेट अर्थ से क्या हो चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी स्पीशीज़ जिनका जो एग्जिस्टेंस है, जिनका जो अस्तित्व है हमारे प्लैनेट अर्थ से, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम सबको पता है कौन है, हमारे डायनासोर्स हैं। इसके अलावा तस्मेनियन टाइगर वगैरह बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि कम्प्लीटली हमारे प्लैनेट अर्थ से जा चुके हैं, अब वो दोबारा लौट करके नहीं आने वाले हैं। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में, यानी कि वो वाली स्पीशीज़ जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़ी हैं, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन और कम हुई, थोड़ी और कम हुई, और कम होने से क्या होगा, वो हमेशा के लिए हमारे प्लैनेट अर्थ से गायब हो जाएंगे। जिसमें कि हमारे टाइगर आते हैं, लेपर्ड आते हैं, लॉयंस आते हैं, हिप्पोपोटामस आते हैं। ये सभी ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और इट्स हाई टाइम कि अब इनकी पॉपुलेशन को हम बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो इनकी पॉपुलेशन और कम होती जाएगी और कम होते 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 कहीं ये डायनासोर्स ना बन जाए, यानी कि कहीं ये हमारे प्लैनेट अर्थ से हमेशा के लिए गायब ना हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हमने पढ़ी थी अपने प्रीवियस सेशन में। स्पीशीज़ का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, एंडेमिक स्पीशीज़ हो गया, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गया और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हो गया। समझ में आई होगी। अब आज के सेशन में हम बात करेंगे माइग्रेशन के कंसेप्ट के ऊपर। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे माइग्रेशन के ऊपर। अब ये माइग्रेशन क्या होता है? सो द प्रोसेस ऑफ अ बर्ड और अदर एनिमल moving from one place to another according to the season is called migration। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि कोई चिड़िया या कोई दूसरा एनिमल एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूव करता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द सीजन। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या? माइग्रेशन। इन अदर वर्ड्स, when a bird or other animal moves from one place to another in one season and returns in a different season, it is called migration। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस, और आसान शब्दों में यहाँ पे आपको बताने की, समझाने की कोशिश यहाँ पे की गई है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि कोई बर्ड या कोई भी दूसरा एनिमल एक पर्टिकुलर सीजन के लिए कहीं और चला जाता है, और जब वो सीज़न गुजर जाएगा तो वापस से वो अपनी उसी जगह पर आ जाएगा, उसी प्लेस पे आ जाएगा। तो ये जो उसने मूवमेंट किया है ना, कि एक सीज़न हो सकता है कि वो एक सीज़न उसको अच्छा ना लगता हो, उसके लिए वो सीज़न अनफेवरेबल हो, तो उस अनफेवरेबल सीज़न से बचने के लिए जो बर्ड है या कोई भी दूसरा एनिमल है वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, और जब वो सीज़न चला जाएगा वो वापस से अपनी उस जगह पे लौट आएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या? माइग्रेशन। ठीक है, अब सवाल ये है कि आखिर ये माइग्रेशन हो ही क्यों रहा है। एक बेसिक आइडिया हमको समझ में आ गया, एक बेसिक आइडिया हमको मिल गया कि हाँ, एक पर्टिकुलर सीजन होता है जो कि किसी एनिमल को, किसी बर्ड को अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए वो अनफेवरेबल है, उसको वो बेयर नहीं कर पाता है, टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो ऐसे अनफेवरेबल सीजन से बचने के लिए वो कहीं और चला जाता है। ठीक है, और जब वो सीजन निकल जाएगा तो वो वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसको हमने बोला माइग्रेशन। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये माइग्रेशन हो ही क्यों रहा है। एक बात बताओ, सपोज मॉनसून का टाइम नहीं है, बारिश का मौसम नहीं है, कोई रेनी सीजन नहीं चल रहा है, इनफैक्ट ठंड का टाइम है। ठीक है, अब ठंड का टाइम है, आपको जाना है मार्केट, कुछ शॉपिंग करनी है। अब आप निकले,
जैसे ही आप निकले तो खूब ज़ोर से बारिश होने लगी। कई बार ऐसा होता है कि ठंड के मौसम में इतनी ठंड पड़ती है कि बारिश भी शुरू हो जाती है ना, और ठंड बढ़ जाती है। तो वैसे ही ठंड का मौसम चल रहा था और आपको जाना था शॉपिंग, और आप बाहर निकले शॉपिंग पे जाने के लिए। जैसे ही बाहर निकले होने लगी तेज़ बारिश। अब आपने सोचा कि वैसी इतनी ठंड पड़ रही, ऊपर से ये बारिश में अगर भीग जाएंगे तो और बीमार पड़ जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, ये बारिश हमें अच्छी नहीं लग रही है, हमें भीगने का मन नहीं है, हम चले जाते हैं वापस अपने घर। तो ये जो आप वापस अपने घर गए हो ना, ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। किस चीज़ का ऑप्शन है? जो बाहर बारिश हो रही है ना, बेवजह की जो बारिश हो रही है, उस बारिश से बचने के लिए। तो आप घर के अंदर क्यों गए? क्योंकि आपको वो बारिश अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए आप अपने घर में वापस आ गए। आपके पास ये ऑप्शन इसलिए आया क्योंकि आपके पास एक घर है, आपके पास एक छत है, आपके पास एक शेल्टर है, जिसमें कि रह करके आप कोई भी अनफेवरेबल क्लाइमेट से, वेदर से, सीज़न से अपने आप को बचा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर बहुत कड़ाके की ठंड है बाहर, तो हम अपने घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। हमको एक वार्म एंड कोजी बेड ही अपना पसंद आता है। हम चाहते ही नहीं है कि हम पूरा पूरा दिन जो है ना घर से बाहर निकले। क्यों? क्योंकि हमें ठंड का मौसम पसंद नहीं है, या गर्मियों के मौसम में तेज़ लू चल रही है। तो इस लू से बचने के लिए हम क्या करते हैं? अपने अपने घरों में रहते हैं। दिन के टाइम पे बाहर ही नहीं निकलते हैं। जब शाम के टाइम पे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तब अपने घर से बाहर निकलते हैं। तो ये जो आपके पास ऑप्शन है ना घर पे रहने का, ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बेसिकली इस ऑप्शन से आप क्या कर पा रहे हो? जो भी क्लाइमेट आपको पसंद नहीं है, जो भी मौसम आपको पसंद नहीं है, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, सेव कर पा रहे हो। लेकिन ज़रा हमारे वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में आप सोचिए। ऐसा नहीं है कि उनका कोई नेचुरल हैबिटेट नहीं होता है। भाई ये जो पूरा हमने चैप्टर पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का, इसमें हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं ना कि जो हम जंगलों को साफ़ कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि हम जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको बहुत ही टॉर्चर कर रहे हैं। यानी कि हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो हमारे वाइल्ड बर्ड्स हैं, जो प्लांट्स हैं, हम उनसे क्या कर रहे हैं? उनका घर छीन रहे हैं। घर मतलब क्या कि हम उनसे नेचुरल हैबिटेट छीन रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं किससे? लॉयन से। हम सबको पता है कि लॉयन क्या है? एक वाइल्ड एनिमल है, वो जंगल में ही रहता है। लेकिन लॉयन की समस्या ये है कि अगर हमने उसके जंगलों को साफ़ कर दिया है ना, लॉयन के अगर हमने मतलब जिस जंगल में वो रह रहा है उस जंगल से पेड़ हमने हटा दिए, काट के निकाल दिए, फॉरेस्ट को एकदम क्लियर कर दिया, तो वो बेचारा लॉयन कहाँ जाएगा? क्यों? क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन करके क्या किया है? हमने उससे नेचुरल हैबिटेट ही छीन लिया है कि नहीं? तो एक इसको ये समस्या हो जाएगी। अब चलो ठीक है, हमने डिफॉरेस्टेशन नहीं किया, हमने उसका घर जो है ना बचा लिया, हमने उसका नेचुरल हैबिटेट बचा लिया। लेकिन अब हुआ क्या? अब हुई बारिश का मौसम आया, रेनी सीजन आया, मानसून का टाइम आया। अब जो हमारा लॉयन है ना, उसको बारिश का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मानसून का पीरियड। क्यों? बारिश होती है, भीग जाता है। क्यों भीग जाता है? भाई आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि नेचुरल हैबिटेट है लॉयन का, क्या? फॉरेस्ट। उस नेचुरल हैबिटेट को हमें बचाना है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा लॉयन है वो अपने जंगल में ही अच्छा लगता है, वो अपने जंगल में ही रहना प्रेफर करता है। तो इसीलिए हमने डिफॉरेस्टेशन नहीं किया था, उसके जंगल को हमने साफ़ नहीं किया था। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि जो लॉयन है उसको बारिश का मौसम पसंद नहीं है, क्योंकि वो भीग जाता है, वो गीला हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। तो अब ऐसे में क्या करें? एक दूसरी समस्या ये आ गई। तो माना कि लॉयन के पास अभी उसका अपना एक नेचुरल हैबिटेट है, जिस जंगल में वो रहना पसंद करता है वो जंगल है उसके पास, लेकिन उस जंगल में रहते हुए भी वो अपने आप को अनफेवरेबल सीजन से या अनफेवरेबल क्लाइमेट से जो है अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपसे आपके घर में आकर के लॉयन बोलेगा कि यार बाहर बारिश हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ मुझे अपने घर में 1-2 दिन के लिए रख लो, जैसे ही ये बारिश हटेगी फिर मैं वापस चला जाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता। जो लॉयन है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहेगा, और उस नेचुरल हैबिटेट में रह करके वो अपने आप को अनफेवरेबल सीजन से या क्लाइमेट से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ज़रूर है, लेकिन वो अपने आप को जो है अनफेवरेबल जो वेदर कंडीशंस होती हैं उससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल हैबिटेट है, खुला हुआ है, धूप भी पड़ रही है, बारिश भी पड़ रही है, गर्मी भी पड़ रही है, सर्दी भी पड़ रही है, सब पड़ रही है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। क्यों? हमारे पास एक घर है, हमारे पास एक शेल्टर है, हमारे पास एक छत है, जिसके अंदर रह करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं।
तो देखा जाए तो ये तो एक बड़ी समस्या हो गई है। क्यों समस्या हो गई है? क्योंकि अब हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो हमारे वाइल्ड बर्ड्स हैं, वो क्या करेंगे? तो फिर वो परफॉर्म करते हैं क्या? माइग्रेशन। कि चलो ठीक है, हमारे पास जंगलों में हमारे घर तो है नहीं जिसके नीचे छुप करके, जिसके अंदर जा करके हम अपने आप को बचा लें, छुपा लें। तो फिर क्या करेंगे? एक काम करते हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है या यहाँ पे एक अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, दूसरे एरिया में तो नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, जब तक हमारे वाले एरिया में, जब तक हमारे नेचुरल हैबिटेट में बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है या कोई भी ऐसी कंडीशन हो रही है जो कि हमको पसंद नहीं है, उस कंडीशन को छोड़ करके हम चले जाते हैं कहाँ? दूसरे एरिया में। तो जब तक हम दूसरे एरिया में कब तक रहेंगे? जब तक कि हमारे एरिया से वो वाली कंडीशन, क्लाइमेट, वेदर चला नहीं जाता। और जैसे ही जाएगा तुरंत जो है हम अपनी नई जगह पे आकर के, यानी कि हम अपनी पुरानी जगह पे आकर के बस जाएंगे, वहाँ पे हम फिर से रहने लगेंगे। क्या बड़ी बात है। अगर आपको याद हो तो जब हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एंशिएंट पीपल होते थे, यानी कि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, वो नोमैडिक होते थे, यानी कि वो घुमंतू टाइप के होते थे। वो क्या करते थे? जंगली जानवरों को मार करके उनको खाते थे। ठीक है, तो जैसे कि जो हमारे अर्ली मैन हुआ करते थे, जो हमारे एंशिएंट पीपल हुआ करते थे, वो सपोज पर्टिकुलर ये वाले एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, ये वाले एरिया में रह रहे हैं हमारे अर्ली मैन या एंशिएंट पीपल। अब इस एरिया में जितने भी जंगली जानवर वगैरह होंगे जिनको कि वो मार के खा सकते हैं, ठीक है, तो उन जानवरों का वो शिकार करेंगे। लेकिन एक ऐसा पीरियड आएगा जब इस एरिया में कोई भी अब खाने लायक चीज़ नहीं रह जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि हमारे जो एंशिएंट पीपल होते थे वो नोमैडिक टाइप के होते थे, यानी कि वो घुमंतू होते थे, वो एक जगह नहीं टिकते थे, वो जगह घूम घूम कर जो है ना सरवाइव करते थे। तो सपोज हमारे जो अर्ली मैन है वो इस एरिया में आकर के रह रहे हैं, और इस एरिया में रहेंगे कैसे? भाई खाने पीने के लिए कुछ चाहिए ना, तो क्या खाएंगे पिएंगे? तो जंगली जानवरों को मार करके वो खाते थे। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि इस एरिया में जितने भी जंगली जानवर होंगे वो सब मर जाएंगे। तो अगर जानवर ही नहीं बचेंगे तो फिर हमारे जो अर्ली मैन है फिर वो किसे मार के किसे खाएंगे? तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस एरिया में कुछ नहीं रहा, अब हम चलते हैं कहाँ? दूसरे एरिया में। अब दूसरे एरिया में जो भी जंगली जानवर होंगे उनको मार करके अर्ली मैन हमारे खाएंगे। अब एक ऐसा समय आएगा कि इस एरिया में भी जितने भी जानवर होंगे वो सब मर जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। फिर अर्ली मैन क्या करेंगे? अपने खाने की तलाश में फिर वो तीसरे एरिया पे स्विच करेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? बार बार हमारे जो अर्ली मैन है, जो हमारे एंशिएंट पीपल है, वो अपना एरिया स्विच कर रहे हैं। स्विच क्यों कर रहे हैं? खाने की तलाश में कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आगे जाकर के उनको बहुत आगे जाकर के रियलाइज हुआ कि यार कब तक हम नोमैडिक लाइफ जिएंगे, कब तक हम जो है ना घूमते ही रहेंगे। एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए ना, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे जाकर के हम परमानेंटली बस सकें। फिर इसके बाद में एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन का कंसेप्ट निकल करके आया था। अर्ली मैन को ये रियलाइज हुआ कि बहुत हो गया नोमैडिक लाइफ जीना, अब तो हम फाइनली एक जगह पे जाकर के सेटल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो घूम रहे हैं ना एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे एरिया से तीसरी जगह पे जो शिफ्ट हो रहे हैं, ये शिफ्ट इतना आसान नहीं होता है। फिर अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे खेती, और खेती से मिलने वाली जो चीज़ें होंगी उनको हम खाएंगे। प्लस अभी तक तो हम जानवरों को मार के खा रहे थे, अब हम जानवरों को मारेंगे नहीं, अब हम जानवरों को पालेंगे। ठीक है, हम पशुपालन करेंगे और जानवरों को पालने से जो भी चीज़ें मिलेंगी उनको हम अपने खाने पीने में यूज़ करेंगे। फिर जब उनको खेती का कंसेप्ट समझ में आया तो फिर उनके दिमाग में ये आया कि यार खेती तो हम करेंगे, लेकिन खेती को हम बार बार छोड़ करके किसी दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, हमको यहीं बसना पड़ेगा। तो यहाँ अगर बसना है, यहाँ अगर हमें सेटल होना है तो हमें क्या चाहिए है? एक घर चाहिए है, हमें एक शेल्टर चाहिए है। फिर इसके बाद में घर का कंसेप्ट निकल करके आया कि यहाँ खेती कर रहे हैं, यहाँ पशुपालन कर रहे हैं, और उसके बगल में क्या है? उनका अपना एक घर है जहाँ पे वो रहते हैं। तो नोमैडिक पीपल यानी कि जो हमारे अर्ली मैन है, जो हमारे एंशिएंट पीपल है, उनके लिए घर बनाकर के सेटल होना आसान है। लेकिन जब बात आती है किसकी? हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की, बर्ड्स और एनिमल्स की, तो वो थोड़ी ना अपना घर बना सकते हैं, उनको तो क्या करना पड़ेगा? स्विच करना ही पड़ेगा। तो माइग्रेशन बेसिकली इसीलिए किया जाता है कि खाने की तलाश में, खाना नहीं मिल रहा है एक एरिया में तो चले गए दूसरे एरिया में, तो खाने की तलाश में या अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं बर्ड्स और एनिमल्स? हमारे माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं।
आ रहा है समझ में? तो माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स और अदर एनिमल्स इज एन अडेप्टेशन टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशंस ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर सो एज टू सर्वाइव। तो माइग्रेशन क्या होता है बर्ड्स और एनिमल्स का? ये बेसिकली एक अडेप्टेशन है, किस चीज़ के लिए? टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशंस ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर, यानी कि जिस हैबिटेट में वो नॉर्मली रहते हैं उस हैबिटेट में जब विंटर सीजन आता है तो काफ़ी हार्श और कोल्ड कंडीशंस हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन से दूर भागने के लिए, बचने के लिए क्या करते हैं वो, सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स माइग्रेट करते हैं। अब अगर आप सोचोगे कि रहने दो ना, क्या ज़रूरत है माइग्रेशन की, जहाँ रह रहे हैं बर्ड्स और एनिमल्स को बोलो कि आप वहीं रहिए, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस आ रही हैं, जैसे कि ठंड पड़ रही है तो क्या हुआ, उस ठंड को आप झेलो, लेकिन वो झेल नहीं पाएंगे, वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। फिर इसके बाद में व्हेन द विंटर्स सेट इन कोल्ड रीजन्स ऑफ द अर्थ द क्लाइमेट बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड इन दोज रीजन्स। तो बेसिकली जब अर्थ पे क्लाइमेटिक बेसिकली जब जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, अर्थ के जो कोल्ड रीजन्स हैं, वहाँ पे जब विंटर का मौसम आता है, विंटर सीजन आता है, तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो और बिगड़ जाती हैं। वैसे ही वो ठंडी जगह है, प्लस वहाँ पे जब विंटर सीजन आया तो और ठंड पड़ने लगी। The birds which normally live in these regions migrate या fly off to far-flung warmer places on earth to escape the extremely cold winter climate and survive। तो वो वाली हमारी बर्ड्स जो कि उन ठंडे रीजन में रहती हैं, तो जब वहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ती है, जब वहाँ पे विंटर सीजन आता है, तो उस विंटर सीजन से बचने के लिए वो कुछ ऐसी जगह पे चली जाती हैं जो कि कैसी होती हैं, वार्म होती है, यानी कि थोड़ी सी गर्म होती है, और वहाँ जाकर के क्या करती हैं, जो कोल्ड विंटर क्लाइमेट है उससे बच जाती हैं, एस्केप कर लेती हैं उसको। एंड व्हेन द विंटर सीजन इज ओवर दीज बर्ड्स फ्लाई बैक टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट्स इन द कोल्ड रीजन्स। और जब को उनके नेचुरल हैबिटेट से ठंड का मौसम चला जाता है, विंटर सीजन चला जाता है, तब वो दोबारा से अपने नेचुरल हैबिटेट में, यानी कि जहाँ पे जो कोल्ड रीजन्स हैं वहाँ पे वो दोबारा लौट जाती हैं। यानी कि अर्थ की बहुत सारी कुछ जगह ऐसी भी हैं जो कि ऑलरेडी कोल्ड रीजन्स की कैटेगरी में आती है, वहाँ पे 12 महीने आपको ठंड ही मिलेगी, और स्पेशली जब उन रीजन्स में ठंड का मौसम आता है तो और ही ठंड होती है। तो इतनी हार्श कंडीशंस में हमारी कुछ बर्ड्स सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, इसीलिए उन हार्श कंडीशंस से बचने के लिए वो अर्थ के कुछ ऐसे प्लेसेस पे आके रहने लगती हैं थोड़े टाइम के लिए, जहाँ पे कंडीशन कैसी हो, थोड़ी सी वार्म हो, और जब उनके यहाँ का विंटर सीजन चला जाता है तो वो वापस से अपने एरिया में चली जाएंगी। The birds which move from very cold regions to warmer regions in winter and go back after the winter is over are called migratory birds। यानी कि वो वाली हमारी चिड़िया जो कि अपने बहुत ही कोल्ड रीजन से माइग्रेट होकर के कहाँ आती हैं, वार्मर रीजन्स में आती हैं। कब? विंटर सीजन में, और जब वो चला जाता है विंटर सीजन तो वापस अपने कोल्ड रीजन्स में चली जाएंगी। ऐसी बर्ड्स को हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। नेक्स्ट क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। ऑब्वियस सी बात है, हर साल जो है ना ठंड आएगी, हर साल विंटर सीजन आएगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो एवरी ईयर, हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करती हैं, उड़ करके दूर जाती हैं, यानी कि माइग्रेशन करती हैं। द पर्पस ऑफ माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स इज टू सर्वाइव बाय एस्केपिंग द एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एंड ऑल्सो फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग पर्पस के लिए भी माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करती हैं, बेसिकली अपना जो ओरिजिनल प्लेस है, जो उनकी जिस रीजन को वो बिलोंग करती हैं, उस रीजन को छोड़ करके वो कुछ गर्म जगहों पर जाना पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ब्रीडिंग करनी होती है ना। तो ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए भी बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि बर्ड्स के लिए सूटेबल होती है ब्रीडिंग के लिए और अंडे ले करने के लिए, है ना। तो अगर बर्ड्स को क्या करना है, ब्रीड करना है, अगर उनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है तो उनको अपने नेचुरल हैबिटेट को, उनको अपने रीजन को छोड़ करके दूसरे रीजन में जाना पड़ेगा, एक ऐसा रीजन जो कि ज़्यादा सूटेबल होता है उनकी ब्रीडिंग के लिए। वहाँ जाके वो ब्रीडिंग करते हैं, अंडे देते हैं, और उन अंडों से जो है उनकी नई ऑफस्प्रिंग निकल करके आती है। और एक बार जब नई ऑफस्प्रिंग आ जाएगी तो दोबारा से वो अपने जो उनका जो ओरिजिनल जो रीजन है वहाँ पे वो वापस आ जाएंगे। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मेनी डेस्टिनेशंस फॉर मेनी ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन्स ऑफ द अर्थ।
तो बेसिकली इंडिया भी फॉर्चुनेटली एक ऐसी डेस्टिनेशन है हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो कि हर साल अपने कोल्ड रीजन से आती हैं कहाँ, इंडिया में। one of the most common migratory bird which comes to India every year for a few months is called the Siberian crane, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड जो कि हर साल ठंड के मौसम में इंडिया आती है वो कौन है, हमारी साइबेरियन क्रेन है। फिर क्या बोला गया यहाँ पे, The normal habitat of Siberian crane is Siberia, which is a very cold place. ये है हमारी साइबेरियन क्रेन और ये हम बोलते हैं कि कहाँ को बिलोंग करती है, साइबेरिया को बिलोंग करती है, जो कि काफ़ी ठंडी जगह है। जब वहाँ पे विंटर आती है, विंटर सीजन आता है साइबेरिया में, इट गेट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। द साइबेरियन क्रेन फ्लाइज टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, यानी कि जो हमारी साइबेरियन क्रेन है वो साइबेरिया को ओरिजिनली बिलोंग करती है और जब भी साइबेरिया में ठंड का मौसम पड़ता है तो वो हर साल इतने सारे किलोमीटर्स ट्रैवल करके इंडिया आती है। फिर कम्स टू वार्मर प्लेसेस इन इंडिया सच एज भरतपुर इन राजस्थान, इंडिया में भी कहाँ, तो राजस्थान में एक भरतपुर है वहाँ, सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हरियाणा का सुल्तानपुर, राजस्थान का भरतपुर, इन सब जगहों पर जो साइबेरियन क्रेन है वो हर साल आती है, एवरी ईयर। हमेशा जब साइबेरिया में विंटर सीजन पड़ता है तो ये माइग्रेट होकर के इंडिया में आ जाएगी। द साइबेरियन क्रेन्स स्टे इन द वार्मर प्लेसेस इन इंडिया फॉर अ फ्यू मंथ्स, और इंडिया में कुछ बेसिकली आप बोल सकते हो कि महीनों के लिए ये यहाँ पे रहती है। कहाँ पे, जहाँ पे कंडीशंस कैसी थोड़ी सी वार्म हो, थोड़ी सी गर्म हो। फिर The Siberian cranes fly back to Siberia when the winter ends there and the climate becomes favorable again. फिर इसके बाद में जब वहाँ पे साइबेरिया में ठंड पड़ना बंद हो जाती है, विंटर सीजन चला जाता है, तो वापस से फिर वो इंडिया से कहाँ चली जाती है, अपने घर साइबेरिया चली जाती है। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हर साल इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, भरतपुर जैसी जगहों पर, जहाँ पे लाखों की तादाद में जो साइबेरियन क्रेन है वो हज़ारों लाखों किलोमीटर ट्रैवल करके कहाँ आती हैं, इंडिया में आती हैं, सिर्फ इस चीज़ के लिए क्योंकि उनको जो विंटर सीजन है साइबेरिया का वो वहाँ का वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे कि हर साल जो हमारी साइबेरियन क्रेन है वो साइबेरिया से कहाँ आती है, इंडिया में आती हैं। इंडिया में भी उनकी जो लोकेशंस हैं वो कैसी हैं, डेफिनेट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इस साल जो है ना राजस्थान में आ रही हैं, अगले साल मध्य प्रदेश में आएंगी और उसके नेक्स्ट ईयर शायद तमिलनाडु में, ऐसा नहीं होता। वो एक पर्टिकुलर अपनी लोकेशन डिसाइड कर लेती हैं कि हाँ अगर हम साइबेरिया से अपने नेचुरल जगह से आ रहे हैं, अपने ओरिजिनल रीजन से आ रहे हैं, तो हम कहाँ आएंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में ही आएंगे, या तो हम राजस्थान में आएंगे, हरियाणा में आएंगे या और आसपास कहीं आएंगे। ऐसा कैसे हो पाता है भाई कि मतलब वो इतनी डेफिनेट होती हैं कि हमको कहाँ से लेकर के कहाँ तक जाना है, रास्ता क्यों नहीं भटकती हैं भाई। अगर आज के डेट पे हमको कोई जगह नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, तुरंत अपना जो जीपीएस है ना वो ऑन कर लेते हैं। तो क्या हमारी बर्ड्स के पास भी, हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स के पास भी कोई ऐसा जीपीएस सिस्टम होता है क्या? नहीं, एक्चुअली है क्या, दो तीन आप समझ सकते हो कि तरीके हैं, मेथड्स हैं, जिसके हेल्प से अपना उनका जो रूट है ना वो रूट कैसा होता है, उनका परमानेंट बन जाता है, यानी कि हर साल आना है उनको साइबेरिया से। तो सवाल ये है कि आखिर साइबेरिया से हर साल हमारे इंडिया में, वो भी एक पर्टिकुलर स्टेट में, वो एग्जैक्टली कैसे आ जाती हैं बिना भटके। तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है, जब आप क्लास 9th में जाओगे तो वहाँ पर आप फिजिक्स में आप ये चीज़ और डिटेल में पढ़ोगे कि हमारी जो प्लैनेट अर्थ है ना, हमारा प्लैनेट अर्थ खुद क्या है, एक बड़ा सा मैग्नेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बड़ा सा मैग्नेट कहलाता है। और मैग्नेट का क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और इन पोल्स के बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं। तो बोला जाता है कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो भी क्या है, एक मैग्नेट है, इसका भी एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और इन पोल्स के बीच में क्या चलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं। क्या चलती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो क्या कर रही हैं, सपोज साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही हैं या उनको साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ आना है, तो ये बर्ड्स क्या करती हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ना अर्थ की, इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रैक करती हैं।
तो जहाँ 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, भाई सीधी सी बात है, अगर किसी माइग्रेटरी बर्ड को साउथ से लेकर के कहाँ जाना है, नॉर्थ पोल तक लेकर के जाना है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से वाले डायरेक्शन में जाना है? तो वो क्या करेगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है ना हमारे प्लेनेट अर्थ की, इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो फॉलो करेंगी कि जहाँ 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वहाँ 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 हम जाएंगे और उस हिसाब से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अर्थ के नॉर्थ पोल तक पहुँच जाएंगे। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर किसी माइग्रेटरी बर्ड को नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाना है तो वो क्या करेगी, वो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना उन्हीं को वो फॉलो करेगी और फॉलो करते करते कहाँ पहुँच जाएगी, साउथ पोल तक पहुँच जाएगी। तो हमारे पास जीपीएस सिस्टम है, लेकिन जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके पास ऐसा जीपीएस सिस्टम नहीं होता है। वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन्हीं को वो ट्रैक करती हैं और इसके हेल्प से वो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ ट्रैवल करती हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि वो ना मेंटल मैप भी बनाती हैं अपनी रूट्स का, है ना, जो भी वो रूट फॉलो करके आ रही हैं हमारी अलग अलग माइग्रेटरी बर्ड्स, तो उन सभी रूट के वो क्या बनाती हैं, मेंटल मैप बनाती हैं। कैसे यूज़, किस चीज़ का यूज़ करके, तो नदी पहाड़, कि उनको रास्ते में उनके रूट में जो जो भी नदी पहाड़ मिलते आ रहे हैं उन नदी पहाड़ों को वो उन नदी पहाड़ों से वो क्या करेंगी, एक मैप बनाएंगी और उस मैप को कहाँ रखेंगी, अपने दिमाग में। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो मेंटल मैप बनाती हैं अपने रूट का। और किस चीज़ को यूज़ करती हैं, तो नदी पहाड़ों को, कुछ ऐसी चीज़ों को जो कि कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो ऐसी परमानेंट चीज़ों को, नदी पहाड़ों वगैरह को यूज़ करके वो अपने रूट का एक मेंटल मैप बनाती हैं और उसको हमेशा याद रखती हैं। ठीक है। और कुछ कुछ किताबों में आपको ये भी लिखा मिलेगा कि हमारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो सन और स्टार्स या मून वगैरह की जो पोजीशंस हैं उनको यूज़ करके बेसिकली माइग्रेशन करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे आती हैं। तो सन, स्टार, मून्स, इन सब की पोजीशन की हेल्प से। तो ये 3 अलग अलग तरीके हो गए, मैंने आपको बता दिए कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसको ट्रैक करेंगी, अपने रूट का जो मेंटल मैप है वो बनाएंगी। कैसे, तो नदी और पहाड़ों की हेल्प से। इसके अलावा हम बोलते हैं कि सन, स्टार, मून की जो लोकेशंस हैं उनकी हेल्प से वो बेसिकली अपने रूट को जो है ना डेफिनेट करती हैं, अपने रूट का पता लगाती हैं। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बाद में क्या बोला जा रहा है हमसे कि अब देखो अलग अलग टाइप की बर्ड्स होती हैं, जैसे कि ये है कौन, हमारी रेसिडेंट बर्ड्स, जिसको हम कहते हैं बेसिकली ये डव है, ये हमारा पिजन है। ठीक है, तो ये हमारी रेसिडेंट बर्ड्स हैं, यानी कि ये कहीं ट्रैवल नहीं करती हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि आपके जहाँ भी आप रहते हो, जिस भी सिटी में, जिस भी टाउन में आप रहते हो, इनफैक्ट जिस भी आप मोहल्ले में रहते हो, उस मोहल्ले के जो पिजन वगैरह होते हैं ना वो परमानेंट होते हैं, यानी कि वो वहीं रहते हैं। किसी घर की छत पे या टेरेस वगैरह पे जो है ना अपने घोंसले बना लेते हैं, घोंसलों में अंडे दे देते हैं, है ना, और इसके बाद में नए नए जो उनकी जो जनरेशन है वो निकल करके आ जाती हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे पिजन्स होते हैं, जो हमारी डव होती हैं, ये कहीं दूसरी एरिया में जा कर के माइग्रेट नहीं करते हैं। ये जहाँ रहते हैं, या ये आप बोल सकते हो कि ये जहाँ पाए जाते हैं वहीं पे इनको खाना भी मिल जाता है, वहीं पे इनको शेल्टर भी मिल जाता है ना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, शायद आप लोग डालते भी होंगे कबूतरों को दाना, कई लोग डालते हैं ना, तो दाना वहाँ से खा लेंगे और किसी बिल्डिंग के टॉप पे जा कर के घोंसला बना लेंगे और वहाँ पे अंडे दे देंगे। तो उनका वहीं जो है ना चल जाता है काम, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रेसिडेंट बर्ड्स कहते हैं, जो कि माइग्रेशन नहीं करती हैं। देखो अब माइग्रेशन का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बोला कि माइग्रेशन नहीं करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग कभी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे नहीं, बिल्कुल जाते हैं। भाई खाने की तलाश तो सबको करनी ही पड़ती है ना, शेल्टर तो सबको चाहिए ही होता है, और शेल्टर चाहिए इसका मतलब क्या, उनको घोंसला बनाना पड़ेगा। घोंसला बनाने के लिए भी जो है ना रॉ मटेरियल लगता है, दाने वो तिनके वगैरह लगते हैं। ठीक है, तो उनको बीनने के लिए या खाने की तलाश में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाएंगी, है ना, लेकिन जैसे ही खाना मिल जाएगा तो वापस से अपने मोहल्ले में आ जाएंगी, अपने मोहल्ले में ही वो घोंसला बनाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि ये रेसिडेंट बर्ड्स हैं, माइग्रेशन नहीं करती, तो आप ये मान के बैठ जाओ कि ये उड़ेंगी नहीं।
उड़ती हैं, बिल्कुल उड़ती हैं, देखा होगा आप सभी ने इसको। लेकिन हाँ, इनका जो मोहल्ला है वो फिक्स्ड होता है, कहीं और जाने की इनको ज़रूरत नहीं है। एक वार्म कोजी प्लेस और शेल्टर इनको मिल जाता है और खाना वगैरह भी मिल जाता है। फिर इसके बाद में हमारे पास आते हैं शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेंट, यानी कि ऐसी हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉबिन, है ना, रॉबिन कुछ ऐसा, ये कोयल जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन ये कोयल नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्या, रॉबिन। ठीक है, तो ये जो रॉबिन है ना, ये बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो बेसिकली ज़मीन से माउंटेन रीजन पे चला जाएगा, है ना, पहाड़ पे चला जाएगा। इतना डिस्टेंस इसके लिए काफ़ी होता है। किसके लिए, बेसिकली शेल्टर के लिए, शेल्टर की तलाश में या खाने की तलाश में ये माइग्रेशन करेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीडियम डिस्टेंस माइग्रेंट। अब एक ऐसा माइग्रेंट जो कि मॉडरेट लेवल का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, माइग्रेट करता है, और वो कौन है, ब्लू जे। इस चिड़िया का नाम क्या है, ब्लू जे। इसका कलर देखो कितना प्यारा है, ब्लू कलर का है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या, ब्लू जे। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं कि मीडियम डिस्टेंस माइग्रेंट होता है, यानी कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा सकता है ना, कि कई सारे स्टेट्स को ये ट्रैवल कर सकता है। जो हमारे रेसिडेंट बर्ड्स हैं वो कौन है, डव और पिजन। ये बेसिकली एक ही मोहल्ले में जो है ना पाए जाते हैं, इनको वहीं पे खाना मिल जाता है, वहीं पे शेल्टर मिल जाता है। एक नेबरहुड से दूसरे नेबरहुड में चले जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, है ना। फिर जो हमारे शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेंट है रॉबिन, ये हम बोलते हैं कि पहाड़ पर चले जाएंगे, प्लेन्स से कहाँ चले जाएंगे, पहाड़ पे चले जाएंगे, इतना डिस्टेंस इनके लिए काफ़ी है। फिर जब हम बात करते हैं मीडियम डिस्टेंस माइग्रेंट की, यानी कि ब्लू जे की, तो ये कई सारे स्टेट्स को ट्रैवल कर सकता है। और फिर फाइनली बारी आती है किसकी, हमारे लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट की, जो कि कौन है, हमारा आर्कटिक टर्न है। ठीक है, आर्कटिक टर्न जो कि ऐसा दिखाई देता है, और देखा जाए तो ये क्या है, दिखने में तो ये बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, लेकिन ये एक रिकॉर्ड होल्डर है। रिकॉर्ड होल्डर क्यों है, क्योंकि ये भैया एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी ट्रैवल कर जाती है, और इसके पास रिकॉर्ड है कि ये 44,000 माइल्स, ये 44,000 माइल्स डिस्टेंस जो है ना ट्रैवल कर चुकी है। इतना सारा डिस्टेंस, 44,000 माइल्स। अगर हम बात करेंगे अर्थ के सरकमफेरेंस की, तो अर्थ का सरकमफेरेंस भी शायद 23 से 25,000 माइल्स है, और ये देखो ये तो 44,000 माइल्स डिस्टेंस ट्रैवल करती है। कौन, हमारी आर्कटिक टर्न। तो ये तो रिकॉर्ड होल्डर है। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ये आसानी से जो है ट्रैवल कर जाती है, माइग्रेट कर जाती है। तो आई होप माइग्रेटरी बर्ड्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा, कि ये माइग्रेशन क्यों चल रहा है वो समझ में आया होगा, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए हैं हमारे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन की सभी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। देखा जाए तो ये जो माइग्रेशन है ना, ये बोलने में तो हमें बड़ा आसान लग रहा है कि हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारी जो बर्ड्स हैं, जब वहाँ पे अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस आती हैं, तो उस क्लाइमेट से, उस पर्टिकुलर सीजन से बचने के लिए वो क्या करती हैं, दूसरे एरिया में आकर के रहने लगती हैं, और जब वहाँ से वो वाला सीज़न चला जाएगा तो वो वापस से अपनी जगह पर आ जाएंगी। तो ये प्रोसेस जितनी बोलने में आसान लग रही है, सुनने में आसान लग रही है, उतनी आसान होती नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करके हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स, कहाँ साइबेरिया और कहाँ इंडिया का राजस्थान का भरतपुर, इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही हैं। कैसे ट्रैवल करके आ रही हैं, तो जीपीएस तो है नहीं, मेंटल मैप बना करके आ रही हैं अपने रूट का, या हम बोलते हैं कि सन, स्टार, मून वगैरह की जो पोजीशन है उनको ट्रैक करके आ रही हैं, है ना, या हम बोल रहे हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उनको ट्रैक करके आ रही हैं। तो जिस समय हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है ना, अपने रास्ते में होती हैं, तो कई बार आपने सुना होगा कि चिड़ियों का माइग्रेशन चल रहा था, और कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया आया जहाँ पे आकर के बहुत सारी हज़ारों की तादाद में जो चिड़ियाँ हैं वो एक साथ मर गई, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि जो माइग्रेशन है ना, ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि चिड़िया भाई छोटी सी तो होती है, उसमें कितनी एनर्जी होगी, लेकिन फिर भी जो है ना, ये सब की सब इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल करके जब आती हैं, माइग्रेशन करती हैं, तो रास्ते में कुछ परेशानियां होती हैं, जिसके कारण इनकी जो है ना डेथ हो जाती है। अब किसी भी स्पीशीज़ की डेथ होगी, या किसी भी स्पीशीज़ के कुछ ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी, तो उस स्पीशीज़ के जितने भी मेम्बर्स होंगे उनकी पॉपुलेशन कम तो हो ही जाएगी। वैसे ही पॉपुलेशन कम हो रही है ना, ऊपर से माइग्रेशन के दौरान और आप बोल सकते हो कि पॉपुलेशन कम हो जाएगी। कभी कभी तो हम बोलते हैं कि ये भी होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भरतपुर में जो हमारी साइबेरियन क्रेन है वो आ गई,
साइबेरिया से माइग्रेट होकर के वो आ गई। अब भरतपुर में उसका सामना एक उससे बेटर स्पीशीज से हुआ है, यानी कि एक ऐसी चिड़िया जो कि ऑलरेडी भरतपुर में ही रहती है और उसको जैसे ही पता चला कि साइबेरियन क्रेन आई है साइबेरिया से, उसको नहीं हुआ बर्दाश्त, वो क्या करेगी, जाकर के साइबेरियन क्रेन से भिड़ जाएगी। तो हो सकता है कि साइबेरियन क्रेन उस लड़ाई में हार जाए। तो वो तो बेचारी एक गंदे मौसम को, अनफेवरेबल वेदर को अवॉइड करने के लिए आ रही थी, उससे बचने के लिए आ रही थी, लेकिन हुआ क्या, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीशीज से उसका सामना हो गया अपनी नई लोकेशन पे आकर के। तो वहाँ पे आकर के हम बोलेंगे कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाई। सर्वाइव करने के लिए ही आ रही थी, सर्वाइव करने के लिए ही उसने माइग्रेशन किया था, लेकिन नई जगह पर आकर के वो सर्वाइव नहीं कर पाई। किसी दूसरी आप बोल सकते हो कि पावरफुल स्पीशीज ने आकर के उसको वहाँ से हटा दिया। तो बेवजह का कंपटीशन हो गया और इस कंपटीशन में हार किसकी हुई, हमारी माइग्रेटरी बर्ड की हुई। ठीक है, तो बोलने में जितना आसान है, देखा जाए तो इतना आसान होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ये रिस्की होता है और हम बोलते हैं कि कई बार हम बोलते हैं कि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ भी हो जाती है इसमें। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर और गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इसको गूगल पे टाइप करोगे, सर्च करोगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के क्लिक करोगे, आपको जो है इस तरह का एक पेज दिखाई देगा जहाँ पे लिखा रहेगा द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास सामने ये ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। इस ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे क्लास 12 से लेकर के क्लास 1 तक के सभी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी कोर्सेज होंगे वो सब के सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब सपोज आपको देखना है क्या, क्लास 8 का साइंस, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने, टोटल 14 लेक्चर्स। अब आपको ये चैप्टर शुरुआत से देखना है तो आप इसके फर्स्ट वीडियो पे क्लिक करोगे तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वो वाला लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। और इसी तरह से आप बाकी जितने भी चैप्टर्स है, जो भी चैप्टर आपको देखना है, उस चैप्टर का जो भी आपको एक पर्टिकुलर लेक्चर देखना है वो आप देख सकते हो। तो आप लोग जो मोस्टली कंप्लेन करते हो कि मैम हमको YouTube पे आपकी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, या अगर प्लेलिस्ट मिल भी गई है तो उसमें जो वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में नहीं है, तो हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट करते हो और यहाँ पे जाकर के आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो ना, तो वो कन्फ्यूजिंग स्टेट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, यहाँ पे आपको सभी के सभी चैप्टर्स के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको प्रॉपरली एक सीक्वेंस में ऑलरेडी अरेंज्ड मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। और तब तक आप क्या करेंगे, हमारी यही वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।